हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइन बैलेंस, जिसे रोहिंटन मिस्ट्री के द्वारा लिखा गया था। इनकी ये सेकंड नॉवल है। इनका जन्म 3 जुलाई 1952 में मुंबई में हुआ था और इनको नेशनलिटी मिला हुआ है कनाडा और इंडिया दोनों जगह का। इस टॉपिक को पब्लिश करवाया गया था 1995 में और इसका जॉनरा है नोवेल। और इसमें डिस्कस किया गया है 1975 में जो इंडिया में इमरजेंसी लगा था उसके बारे में भी जिक्र किया गया इस टॉपिक में। इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं ताकि हमें कहानी समझने में ये जो नॉवल है आसानी। फर्स्ट कैरेक्टर है दीना, जो कि एक विधवा महिला है। इनके पति की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ईश्वर दर्जी, जो कि लोअर कास्ट पीपल हैं, मोची जात के व्यक्ति हैं और ये दर्जी के काम सीखे हैं अशरफ चाचा के वहाँ जाकर। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है ओम प्रकाश, ये भी दर्जी और सेम कास्ट का है और ओम प्रकाश जो है वो ईश्वर को चाचा कह के पुकारता है। और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है मानिक, जो कि एक स्टूडेंट है और शहर पढ़ाई करने के लिए आया हुआ है और दीना के द्वारा जो अपार्टमेंट भाड़े पर लिया गया उसी में ये भी साथ में रहता है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसे हिंदी में समझते हैं। भारत में जन्मे कनाडाई लेखक रोहिंटन मिस्त्री का 1995 का उपन्यास ए फाइन बैलेंस विविध पृष्ठभूमि के 4 पात्रों की कहानी है। 4 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। ओके, फर्स्ट में है कॉलेज के छात्र मानेक कोहला ने शहर में एक कमरा किराए पर लिया। दीना दलाल सेकंड कैरेक्टर। दीना दलाल के अपार्टमेंट का निरीक्षण करने के रास्ते में वह 2 दर्जी ईश्वर दर्जी और उनके भतीजे ओम प्रकाश दर्जी से मिलते हैं। ये 4 कैरेक्टर हो गए जो सिलाई की नौकरी खोजने के लिए दीना के पास आते हैं, या फिर कह सकते हैं दीना से उनकी मुलाकात हो जाती है। दीना एव्यू रेवायर एक्सपर्ट्स द्वारा प्रदान किए गए वेतन से काम करने के लिए दर्जी को काम पर रखती है। भले ही वह अपने किराए पर नियंत्रित अपार्टमेंट से व्यवसाय चलाने वाली नहीं है, मतलब जिस अपार्टमेंट में रह रही है वहाँ से व्यवसाय ज़्यादा दिन तक चलाने वाले नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में उसे टेंडर मिला है, इसलिए वह दर्जी को किराए पर रखकर काम करवा रही है। दीना एक विधवा अपनी इकोनॉमिकल स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहती है ताकि उसे अपने भाई नुस्वान शराब के साथ वापस नहीं जाना पड़े, क्योंकि जो दीना दलाल है इनके माता पिता की डेथ हो चुकी है और ये किसकी जिम्मेवारी में थी? पहले नुस्वान उसके भाई की जिम्मेवारी में थी, लेकिन अब वह स्वतंत्रता पाना चाहती है और उसका बोझा नहीं बनना चाहती। किसका? नुस्वान का। नुस्वान जो कि उसके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता था, बिल्कुल नौकर की तरह व्यवहार करता था। ओके, अब इसी बीच मकान मालिक उसे बेदखल करने और अधिक भुगतान करने वाले किराएदार को पाने का बहाना ढूंढ रहा था। यहाँ पर जो दीना दलाल है, दीना जो है वह जिस मकान में रह रही है और अपना काम बिजनेस चला रही है, वहाँ का जो मकान मालिक है वो आता है और उसे कहता है कि मकान का रेंट हम बढ़ाने वाले हैं, दो देना है तो दो, नहीं तो मकान को बहुत ही जल्द खाली करना पड़ेगा तुम्हें। दर्जी अछूत जाति से संबंधित है। सिलाई का व्यापार सीखकर वे अपने गांव से भाग गए। कौन? ईश्वर और ओम प्रकाश। जहां ऊंची जातियां निचले लोगों पर अत्याचार करती है और जहां ठाकुर धर्म सिंह एक अमीर आदमी है, जमींदार आदमी है, नाम के एक स्थानीय जमींदार ने बाकी दर्जी परिवार को मार डाला। मतलब ईश्वर और ओम प्रकाश के परिवार को मार डाला, क्योंकि ईश्वर का भाई उनके ऊपर, मतलब ठाकुर धर्म सिंह को वो बिल्कुल भी मानता नहीं था। ठीक है, अब इसलिए लड़ाई हुआ था क्योंकि लड़ाई होने का कारण यह था कि वोट मांगने के लिए गए हुए थे ठाकुर धर्म सिंह इनके घर पर, तो इनके घर वालों ने वोट देने से मना कर दिया था, जिस वजह से ठाकुर धर्म सिंह अपने शक्ति का इस्तेमाल करके इनके घर को जला दिया और पूरे परिवार को मार डाला था। किसका? ईश्वर और ओम प्रकाश का। ईश्वर और ओम प्रकाश दोनों चाचा भतीजा थे, याद रखिएगा। माने कि एक लड़का
सिटी कॉलेज में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में सर्टिफिकेट प्रोग्राम ले रहे हैं। सर्टिफिकेट के लिए वो आया हुआ है। वह गंदे छात्र आवास में जो रह रहे हैं उनसे वह निराश है और घर जाना चाहते हैं। मतलब जिस जगह पर वह रहता था, जिस हॉस्टल में वो रहता था, उस हॉस्टल में उसके साथ रैगिंग किया जाता था, जिस वजह से मानिक वहाँ रहना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अपने माता पिता को वो यह समस्या बताता है तो उसके माता पिता निर्णय लेते हैं कि अब वो किसके साथ रहे, दीना के साथ ही रहे। कमरा किराए पर लेने की व्यवस्था की दीना के साथ, जो उसकी माँ की स्कूल की सहेली थी। दीना उसकी माँ की स्कूल की सहेली थी। किसकी माँ की? मानिक की माँ की। भले ही दीना का फ्लैट जर्जर है, मानिक इसे छात्रावास से तो बेहतर ही समझता है, क्योंकि छात्रावास में रैगिंग होता था इसके साथ। किसके साथ? मानिक के साथ। मानिक और ओम दोनों 17 साल के होने के बाद से बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ओम भी 17 साल का था, मानिक भी 17 साल का था, जिस वजह से दोस्ती अच्छे से बन गई। ईश्वर उनके पिता की तरह काम करते हैं, क्योंकि चाचा था ओम का, तो मानिक भी उसको चाचा ही कह सकता है या फिर पिता की तरह कह सकता है। जबकि दीना उनकी माँ की तरह काम करते थे। दीना भी तो बड़ी ही थी, उनकी माँ की दोस्त थी मानिक की, तो दैट मीन्स माँ ही हो गई, एक हिसाब से उसका दर्जा दिया जा सकता है। कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद चारों तरफ पारिवारिक बंधन बनाते हैं। 1975 के भारत में राजनीतिक उथल पुथल 1975 में होता है, इमरजेंसी लगा था भारत में। इंदिरा गांधी जी उस वक्त, श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, और उस वक्त इमरजेंसी लगने की वजह से स्टेरिलाइजेशन का कार्यक्रम चला था। मतलब नसबंदी का कार्यक्रम पूरे भारत में जोरों शोरों से चला था, जिस वजह से लोगों में एक खलबली सी मच गई थी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि नसबंदी वाला जो कार्यक्रम चला था वो सिर्फ और सिर्फ लाचार गरीब लोगों के लिए ही इसको ज़्यादातर किया गया था, कि गाड़ियों पे लोग आते थे और आदमी को भरकर ले जाते थे। अमीरों के लिए यह नीति नहीं बनी थी, सिर्फ गरीबों के लिए बनी थी। शहर के लोग जिन भयानक परिस्थितियों में रहते हैं वे मानिक को गहराई से प्रभावित करते हैं। मतलब मानिक को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उनकी स्थिति को देखकर। दूसरी तरफ यह है कि दीना को अभी भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि पहला समस्या तो उसे वो जो सिलाई वाला काम है उसके लिए उसे टेंडर मिला है, उसे पूरा करना है। दूसरा, जो रूम का मालिक है, किराएदार जो है, वो बार बार आता है और इसे परेशान करता है कि मैं रूम का ये रेंट बढ़ा दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही जल्द यहाँ से निकाल दूंगा। बार बार उसे चेतावनी देता है, धमकियाँ देता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कौन? कुछ टाइम ये चारों लोग उसी घर पर रहते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये लोग अलग हो जाते हैं। तो ईश्वर जो होता है, ओम का चाचा, ओम की दुल्हन खोजने के लिए वापस अपने गांव ओम को ले जाता है। और स्कूल के फिर से शुरू होने तक मानिक को भी घर वापस आ गया होता है, मानिक भी अपना घर वापस चला गया होता है। एक बार जब वो चले गए तो दीना को अपने फ्लैटमेट्स की याद आती थी। मतलब ये तीनों उसी के साथ रहते थे ना, तो याद तो आएगी, स्वाभाविक सी बात है। और उनकी शीघ्र वापसी की उम्मीद करती है दीना कि ये लोग जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। अपने गांव लौटने पर दर्जी को नई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मतलब इन लोगों का मुलाकात ठाकुर धर्म सिंह से हो जाता है। तब ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में थे, जिस कारण से ये लोग ठाकुर धर्म सिंह के ऊपर थूक देते हैं। ये ठाकुर धर्म सिंह वही व्यक्ति है जिसने इनके परिवार को जान से मार दिया। मतलब इनके घर में आग लगा दी थी, जिस वजह से इनके घर के सारे सदस्य जो हैं जलकर मर गए थे। बस ईश्वर और ओम प्रकाश बचे हुए थे, क्योंकि ये दोनों दर्जी का काम सीखने के लिए अशरफ चाचा के घर गए हुए थे उस वक्त, जिस कारण से ये दोनों बच गए थे। ठाकुर ने अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई, क्योंकि ठाकुर जो था एक बड़ा आदमी था, धनी आदमी था, और उसका सरकार के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था, और उसे ही जिम्मेवारी मिला था कि नसबंदी का कार्यक्रम को संचालित करने का। तो क्या करता है ये नसबंदी का कार्यक्रम में ये जो ओम है और ईश्वर है, इन दोनों को गाड़ी वाला से पकड़वा देता है और इन्हें भी एक पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जो बिल्कुल साफ सफाई वाला नहीं था, बहुत सारा गंदगी इधर उधर फैला था। वहां पर ले जाकर इनका भी नसबंदी करवा दिया जाता है।
ओके। लेकिन नसबंदी तो करवाया जाता है, लेकिन ईश्वर का जो नसबंदी होता है वह सही तरीके से नहीं करवाया जाता है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, सर्जरी ठीक से नहीं की जाती है, जिस वजह से क्या होता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से उसका पैर जो होता है काटना पड़ जाता है। किसका? ईश्वर का। अब वो लंगड़ा हो चुका था। उसके बाद जो मानिक था उसे कहीं पर काम मिल जाता है अच्छे जगह पर, शायद जापान में, उसे दुबई में काम मिल जाता है, और जिस वजह से वो अब थोड़ा अपना जीवन को जीने लगता है, और उसे उम्मीद रहता है कि एक समय के बाद मैं वापस जाऊंगा तो मैं जो दीना है उससे भेंट करूंगा, और साथ ही साथ जो ओम है और ईश्वर से भी भेंट करूंगा। लेकिन दीना की स्थिति भी बहुत खराब हो जाती है, और ओम और ईश्वर भी भीख मांगने लगते हैं। तो जब वो वापस आता है तो इनकी इतनी फटी हुई सूरत देखकर इतना झकझोर हो जाता है वह कि उसे पहचान ही नहीं पाता है कि ये ईश्वर है और ये ओम है। जब मानिक उसे वापस घर ले जाने के लिए एक ट्रेन का इंतजार करता है इन लोगों को, तो उनके दोस्तों को हुई सभी हानियों पर निराशा ने उसे अभिभूत कर देता है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा उदास सा हो जाता है। वह अपने स्वयं के सुख, अस्थायी परिवार के नुकसान को भी महसूस करता है। जीवित रहने के कोई कारण न देखकर मानिक आने वाले एक एक्सप्रेस ट्रेन के सामने खुद को फेंक देता है या फिर जंप कर जाता है और अपनी आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि मानिक ऐसा स्थिति जीवन में कभी नहीं देखा था, लेकिन अपने दोस्त, अपने साथ रहने वाले लोग, ईश्वर, ओम प्रकाश और दीना, इन सभी की स्थिति को देखकर इतना ज़्यादा उदास हो जाता है कि फाइनली वो ट्रेन के आगे जंप कर जाता है और वो दुर्घटना में आत्महत्या कर लेता है। और इस बात पर संदेह ना करते हुए कि मानिक ने अपना जीवन तो समाप्त कर लिया, दीना दर्जी को हमेशा की तरह दोपहर के भोजन के लिए अंदर ले आती है, क्योंकि जब भी परिवार के बाकी सदस्य बाहर होते हैं तो वह उन्हें खाना खिलाती है। मतलब वही भिखारी, ये लोग अब तो भीख मांग रहे हैं तो इन लोगों को खाना खिलाती है। वे पुराने दिनों को याद करते हुए एक दूसरे के मजाक करते हैं। ईश्वर अब उस रजाई का इस्तेमाल करते हैं जिसे दीना ने सीट कुशन के तौर पर बनाया था। वही फटे पुराने कपड़े से एक रजाई बनाई गई थी जब ये लोग दर्जी का काम कर रहे थे मिलकर, उस वक्त टेंडर कंप्लीट करने के समय पर। वह एक फटे हुए वर्क पर झल्लाहट करता है, लेकिन दीना उसे ठीक करने के लिए सुई और धागा देती है। एक फटा हुआ हिस्सा देखता है जिससे वह पूरा नाराज हो जाता है, चिल्लाता है, तो उसे सुई धागा देती है दीना कि लो सिलाई कर लो। अब दर्जी चले जाते हैं खाकर। दीना खुद से कहती है कि वे अभी भी हर दिन उसे हंसाने का प्रबंध करते हैं, जैसे मानिक ने एक बार किया था इन सभी को हंसाने के लिए। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।